20 अप्रैल को होराइज़न अपना कुएं का काम ख़त्म कर अपने दूसरे सफ़र पर जाने को तैयार होती है, पर उस दिन कुछ ऐसा होता है जिसको कोई सोचना भी नहीं चाहेगा। आप सभी का स्वागत है डॉक्स के एक नए एपिसोड में। होराइज़न एक ऑयल रिग थी जिसको हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा 2001 में बनाया जाता है। इसका काम ओशन में हज़ारों फीट नीचे दबे ऑयल को ढूंढकर वहां पर एक वेल बनाना था, ताकि वहां से फ्यूचर में ऑयल निकाला जा सके। होराइज़न ऑयल रिग ट्रांस ओशन की प्रॉपर्टी थी। ट्रांस ओशन उस टाइम की सबसे बड़ी ऑयल रिग कॉन्ट्रैक्टर थी, जो कि होराइज़न जैसी ऑयल रिग दूसरी कंपनीज को किराए पर देती थी। 2009 में ऑयल एक्सप्लोरेशन के दौरान ब्रिटिश पेट्रोलियम, जो कि उस टाइम की बहुत बड़ी ऑयल कंपनी थी, उसे गल्फ ऑफ मैक्सिको के एक छोटे से पार्ट मकांडो में बहुत सारा ऑयल मिलता है, पर वो ऑयल ओशन में हज़ारों फीट नीचे दबा था। इसलिए ब्रिटिश पेट्रोलियम ट्रांस ओशन को कॉन्ट्रैक्ट कर होराइज़न को किराए पर लेती है और फाइनली 8 फरवरी 2010 से इसका ड्रिलिंग का काम शुरू होता है और 17 अप्रैल 2010 को इसका ड्रिलिंग वर्क ख़त्म होता है। 19 अप्रैल 2010 को होराइज़न अपना सीमेंटिंग प्रोसेस करती है और 20 अप्रैल 2010 को ऑयल रिग को वेल से अलग करने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। पर उस दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। इस इंसिडेंट के बाद से सबके मन में एक ही सवाल था कि सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे इतनी बड़ी डिजास्टर हुई। इसको जानने के लिए हमको होराइज़न का ड्रिलिंग प्रोसेस समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं एनिमेशन की मदद से। ड्रिलिंग करते वक्त एक ड्रिलिंग मशीन का यूज़ किया जाता है, जो कि एक पाइप से कनेक्टेड होती है, जिसे ड्रिलिंग पाइप बोलते हैं। साथ ही साथ कई मेटल केसिंग का यूज़ किया जाता है, जिससे कुएं का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। कुएं को छोटे छोटे फेज़ में बनाया जाता है। इसमें से फर्स्ट फेज़ होता है जिसमें थोड़ा सा ड्रिल करके कंडक्टिंग पाइप को इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद सेकंड फेज़ में और थोड़ी डीप तक ड्रिलिंग की जाती है। उसके बाद एक केसिंग पाइप को इंसर्ट किया जाता है। फिर ड्रिलिंग पाइप से सीमेंट पंप की जाती है, जो कि केसिंग एंड वेल बोर के बीच में जाकर सॉलिड हो जाती है। इस सीमेंट का काम ओशन लेयर्स में दबे ऑयल को वेल के अंदर लीक होने से रोकना है। फिर और डीप तक ड्रिलिंग करते हैं और उसके बाद एक छोटी केसिंग पाइप को इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद फिर से सीमेंट पंप किया जाता है। ये प्रोसीजर बार बार रिपीट किया जाता है जब तक ऑयल की डेप्थ तक नहीं पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे केसिंग पतली होती जाती है और साथ ही साथ प्रेशर भी बढ़ता जाता है। इसलिए एक अच्छी डेप्थ के बाद बीओपी का यूज़ करना मस्ट हो जाता है। बीओपी, जिसको ब्लोआउट प्रिवेंटर कहते हैं, उसको ऑयल लीक की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। ब्लोआउट प्रिवेंटर में 3 मेन सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है एनुलर प्रिवेंटर्स, जो कि एनुलर स्पेस को सील करने का काम करते हैं। सेकेंड डिवाइस होती है पाइप रैम्प, जो कि सेम वर्क करता है एनुलर प्रिवेंटर की तरह, एनुलर स्पेस को सील करने का। थर्ड डिवाइस होती है ब्लाइंड शेयर रैम्प, जिसको 2 मेटल ब्लेड्स का यूज़ कर ड्रिलिंग पाइप को कट कर देता है और पूरे वेल को सील कर देता है। इनके साथ में ही एक और अल्टरनेट सेफ्टी डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जिसे AMF डेडमैन के नाम से जानते हैं, जिसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोलिक लॉस के दौरान किया जाता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम बीओपी फेलियर की कंडीशन में अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और मैनुअली सेकेंड ब्लाइंड शेयर रैम्प को एक्टिवेट कर ड्रिलिंग पाइप को कट कर देता है। इतनी प्रिकॉशन और सेफ्टी के बावजूद ऑयल लीक होना इम्पॉसिबल सा लगता है। तो फिर होराइज़न के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे ऑयल लीक बंद नहीं होता है और इतनी बड़ी डिजास्टर होती है। इंसिडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इस इंसिडेंट का रियल कॉज इसकी सीमेंटिंग प्रोसेस में छिपा है। होराइज़न ने सीमेंटिंग प्रोसेस में 3 मिस्टेक की थी, जिससे इतनी बड़ी डिजास्टर होती है। पहली मिस्टेक 6 सेंट्रलाइजर्स को यूज़ करना, जबकि आइडियल कंडीशन में 21 सेंट्रलाइजर्स को यूज़ किया जाना था। सेंट्रलाइजर्स पाइप को स्ट्रेट रखने का वर्क करते हैं,
जिससे सीमेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। पर ब्रिटिश पेट्रोलियम होराइजन की सीमेंटिंग प्रोसेस को कॉस्ट एफिशिएंट एंड फास्ट करने के लिए डिसाइड करती है कि 6 सेंट्रलाइजर्स यूज़ किया जाना है, जिसके कारण सीमेंट अनइवन डिस्ट्रीब्यूट होती है और सीमेंट में कुछ होल बन जाते हैं, जिससे बाद में ऑयल लीक होता है। सेकेंड मिस्टेक जो सीमेंट होराइजन की ड्रिलिंग प्रोसेस के दौरान यूज़ की गई थी, उसको मोकांडो जैसी हाई प्रेशर वर्क के लिए कभी भी टेस्ट नहीं किया गया था। थर्ड मिस्टेक, सीमेंट को नेसेसरी टाइम नहीं देना फिक्स होने के लिए। ये 3 मिस्टेक सीमेंट को वीक करती हैं, जिससे इतनी बड़ी डिजास्टर होती है। पर अभी भी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सेफ्टी डिवाइसेस का क्या? वो तो इसीलिए बनाई गई थी कि अगर कभी ऑयल लीक हो तो उसे रोका जा सके। तो फिर होराइजन के केस में ऐसा क्या होता है कि सेफ्टी डिवाइसेस वर्क नहीं करती हैं? का आंसर हमको उस दिन में मिलता है जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ। 20 अप्रैल से एक दिन पहले 19 अप्रैल को वेल के बॉटम को सीमेंट से फाइनली सील कर दिया जा चुका था। 20 अप्रैल 2010 को होराइजन अपने लास्ट फेज का वर्क कर रही थी, जिस वेल को ऑयल रिग से सेपरेट करना था। पर ऑयल रिग को वेल से सेपरेट करने से पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिनसे वेल की कंडीशन एंड लीकेज का टेस्ट होता है। इनमें से एक नेगेटिव प्रेशर टेस्ट होता है। इसमें वेल के अंदर का प्रेशर कम किया जाता है और ड्रिलिंग पाइप की प्रेशर रीडिंग्स को चेक किया जाता है। 20 अप्रैल के दिन शाम को 7:55 पर होराइजन में एक नेगेटिव प्रेशर टेस्ट फॉर्म किया जाता है और सभी को एबनॉर्मल्स रीडिंग्स देखने को मिलती है। एक सक्सेसफुल वेल की रीडिंग हमेशा लो एंड स्टेबल रहती है, पर होराइजन के केस में ये रीडिंग्स बहुत ज़्यादा हाई एंड फ्लक्चुएट कर रही थी। पर इस इंसिडेंट को लेकर ट्रांसओशियन और ब्रिटिश पेट्रोलियम के बीच कोई भी सीरियस डिस्कशन नहीं होता है और हाई प्रेशर रीडिंग्स को ब्लैडर इफेक्ट का नाम देकर इग्नोर कर दिया जाता है और ट्रांसओशियन वेल के अंदर ड्रिलिंग मड को ओशन वाटर से रिप्लेस करना स्टार्ट कर देती है। ड्रिलिंग मड एक डेंस लिक्विड होता है जिसे ड्रिलिंग करते टाइम यूज किया जाता है, जो कि ड्रिलिंग मशीन को कूल रखने का काम करता है, साथ ही साथ वेल में प्रेशर बनाए रखता है जब तक सीमेंट सही से फिक्स नहीं हो जाती। 9:49 तक होराइजन अपना ड्रिलिंग मड को रिप्लेस करने का वर्क कर ही रही थी, तभी एक स्पाइक देखने को मिलती है प्रेशर रीडिंग में और 9:58 पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। आइए जानते हैं कि इन 9 मिनट में होराइजन पर क्या क्या हुआ। जब प्रेशर रीडिंग में स्पाइक देखने को मिलती है, उससे पहले ही ऑयल वेल के अंदर लीक कर रहा होता है, पर इसकी स्पीड और बढ़ जाती है जैसे जैसे ड्रिलिंग मड को ओशन वाटर से रिप्लेस किया जाता है। ऐसा प्रेशर की कम होने की वजह से हो रहा था। प्रेशर की स्पाइक के साथ एक ऑयल किक देखने को मिलती है होराइजन पर। उसके बाद ऑयल रिग ऑपरेटर ट्रांसओशियन एनुलर प्रिवेंटर्स को एक्टिवेट करती है, पर ऑयल के हाई प्रेशर की वजह से एनुलर प्रिवेंटर्स फेल हो जाते हैं और ऑयल कंटिन्यूअसली लीक होता रहता है। उसके बाद पाइप रैम्प्स को एक्टिवेट किया जाता है, जिससे ऑयल फ्लो सक्सेसफुली रुक जाता है, पर जो ऑयल पाइप रैम्प्स के ऊपर आ चुका था वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है, जिससे एक गैस क्लाउड फॉर्म होता है और फायर के कांटेक्ट में आते ही एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और अब ऑयल ड्रिलिंग पाइप के थ्रू भी लीक करना स्टार्ट कर चुका होता है, क्योंकि फायर की वजह से पाइप के अपर पार्ट का प्रेशर कम हो चुका था और ऑयल का प्रेशर पाइप के निचले पार्ट में बढ़ता रहता है, जिससे ऑयल फ्लो अब ड्रिलिंग पाइप के थ्रू होने लगता है। इसके बाद क्रू मेंबर्स एक्टिवेट करते हैं ब्लो आउट प्रिवेंटर को, पर उससे भी ऑयल नहीं रुकता, क्योंकि ब्लास्ट की वजह से ड्रिलिंग पाइप शीयर रैम्प के ब्लेड के सेंटर से बाहर की तरफ बेंड हो चुका था और अब ऑयल नॉन स्टॉप रिग पे लीक कर रहा था और फायर भी नॉन स्टॉप बढ़ती रहती है। इसके बाद AMF डेडमैन को एक्टिवेट करने का ट्राई किया जाता है, पर वो भी माल फंक्शन कर चुका था, जिससे अब ऑयल को रोकने का कोई भी तरीका नहीं था और अब सभी क्रू मेंबर्स ट्राई करते हैं लाइफ बोट्स के जरिए ऑयल रिग से बाहर निकलने का, जिसमें 11 क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं और कई लोगों को सीरियस इंजरी होती है। होराइजन ऑयल रिग लगातार 2 दिन तक जलती रहती है और 2 दिन जलने के बाद 22 अप्रैल 2010 को हमेशा के लिए ओशन में डूब जाती है। पर प्रॉब्लम्स तो अभी शुरू हुई थी, क्योंकि होराइजन के डूबने के बाद भी ऑयल तेजी से ओशन के अंदर लीक कर रहा था और अब ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं बची थी जिससे ऑयल फ्लो रोका जा सके। गवर्नमेंट और कंपनीज के महीनों के हार्ड वर्क से फाइनली 19 सितंबर 2010 को रिलीफ वेल टेक्निक का यूज करके ऑयल लीक को कंट्रोल किया जाता है। इस टेक्निक में एक दूसरे वेल को ड्रिल करते हैं, जो कि बाद में पुराने वेल में जाकर मिलता है। बाद में नए वेल के थ्रू सीमेंट को पंप करते हैं, जो कि डिफेक्टिव वेल को हमेशा के लिए सील कर देती है। बट ऑयल लीक को रोकने में महीनों का टाइम लग जाता है, जिसके कारण 5 मिलियन बैरल्स ऑयल ओशन में लीक कर चुका होता है। ये इतना ऑयल है कि आप इंडिया जैसे बड़े देश की ऑयल नीड को एक दिन के लिए पूरा कर सकते हो, और इतना ऑयल अब गल्फ ऑफ मैक्सिको में बुरी तरीके से फैल चुका था और अब यह ऑयल लाखों के नंबर में फिशेस,
और बर्ड्स जैसे एनिमल्स को मार रहा था, जिससे ऑयल को ओशन से जल्द अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था। और अब यह गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम भी बन चुका था, क्योंकि इतने बड़े ओशन में फैला हुआ ऑयल कलेक्ट करना बिल्कुल भी ईजी नहीं था। आइए जानते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ने ऑयल को ओशन से अलग किया। गवर्नमेंट ऑयल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती है, स्मॉल, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज, जिसमें से स्मॉल एरिया के लिए कंट्रोल्ड फायर का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर ऑयल का एरिया लार्ज है वहाँ पे बूम्स और स्कीमर्स का यूज़ किया जाता है, और जहाँ पे ऑयल का एरिया एक्स्ट्रा लार्ज है, मतलब उसको कलेक्ट ही नहीं किया जा सकता, वहाँ पे डिस्पेरेंट केमिकल का यूज़ करके ऑयल की डिकम्पोजिंग स्पीड को इंक्रीज़ किया जाता है। ऑयल स्पिल को क्लीन करने की कॉस्ट टेंस ऑफ बिलियन डॉलर्स में आती है। इसी बीच गवर्नमेंट होराइजन ऑयल रिग से रिलेटेड सभी कंपनीज पर लीगल एक्शन लेती है और कंपनीज पर इन्वायरमेंट वायलेशन जैसे केसेस फाइल करती है। साथ ही साथ रिस्टोरेशन एंड क्लीनिंग की खर्च को इन्हीं कंपनी से लेती है, जिसमें से अकेले ब्रिटिश पेट्रोलियम का फाइन 65 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का होता है। साथ ही साथ ट्रांस ओशन एंड हैलिबर्टन से भी बिलियंस ऑफ डॉलर में फाइन लिया जाता है। इन्हीं कारणों से डीप वाटर होराइजन को ह्यूमन हिस्ट्री की वन ऑफ द वर्स्ट डिजास्टर में से एक माना जाता है। अगर मैं अपने थॉट्स बताऊं तो मुझे लगता है कि सीमेंटिंग प्रोसेस में डिफेक्ट ना आइडेंटिफाई कर पाना अथॉरिटी की मिस्टेक नहीं है, वो किसी के भी साथ हो सकता है, पर हाई रीडिंग्स के बावजूद वर्क को कंटिन्यू रखना अथॉरिटी की सबसे बड़ा पागलपन था, जो कि किसी भी सिनेरियो में एक्सेप्टेबल नहीं है। खैर, इसी के साथ ये वीडियो यहीं फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोग ऐसी अच्छी वीडियोस फ्यूचर में मिस ना कर सके। मैं आपका बडी डॉग्स जल्द लौटेगा एक न्यू इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज से भरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।